दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों कॉन्टिनेंट्स और जो पेनिसुला है उसके बारे में हम देखने वाले हैं और ये है आपका चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 से पहले हमने जो 9th चैप्टर था उसमें वॉल्केनो के बारे में देखा था और उससे भी पहले हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और अर्थक्वेक और सुनामी का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी देख रखा है। हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब पढ़ी थी तो वहाँ हमने देखा कि पैंजिया नाम का जो लैंड फॉर्म होता है उसके कई सेपरेशन होते हैं, उसमें कई प्रकार के टुकड़े बढ़ते हैं और वही जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन्हीं को हम कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं। इनमें पहले दो पार्ट में इसका डिवीज़न होता है, सेपरेशन होता है और फिर उन दो जो हिस्से थे, एक गोंडवाना लैंड था और दूसरा लारेंशिया था, तो उसके भी छोटे छोटे टुकड़े बढ़ जाते हैं और इस प्रकार से जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट बने हुए हैं, तत्काल में जो कॉन्टिनेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि अर्थ की क्रस्ट के नीचे जो मूवमेंट चलती रहती है वो एकदम से शांत हो गई है। मूवमेंट्स अभी भी हो रही हैं और इसका नतीजा दीर्घकालिक होता है, मतलब कुछ समय के लिए ही नहीं दिखाई देता, ये लंबे समय के बाद इसका असर हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कॉन्टिनेंट्स में जो डिवीज़न हुआ था, मतलब पैंजिया का जो सेपरेशन हुआ था, वह भी किसी एक इरा में ही संपन्न नहीं हो गया था, उसमें बहुत लंबा पीरियड लग गया था। ये हमने देखा था, मतलब कार्बोनिफेरस के बाद से ही ये शुरू हो गया था और इसमें लगातार बदलाव अभी भी हो रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखने वाले हैं, जो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में हम कॉन्टिनेंट्स अपने ग्लोब पर देखते हैं वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्हें देख लीजिए। द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। अफ्रीका इज द सेकेंड कॉन्टिनेंट, अफ्रीका जो है वो सेकेंड पोजीशन पे है और यह एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से होकर तीनों मेजर सर्किल, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इसके अलावा इक्वेटर, ये तीनों ही यहाँ से गुजरते हैं, ये तीनों ही दिए हुए हैं। इसके बाद थर्ड जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थ अमेरिका है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इट इज़ कॉल्ड द कंट्री ऑफ न्यू वर्ल्ड, इसे न्यू वर्ल्ड की कंट्री कहा जाता है, मतलब नई दुनिया अमेरिका के नाम से संबोधित किया जाता है। द साउदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, इसका जो साउदर्न पार्ट है, मतलब साउदर्न हिस्सा है, वह उसमें मेनी आइलैंड्स पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। इस वजह से उस एरिया को हम लोग वेस्टर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम से जानते हैं और उसी को हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं वेस्ट इंडीज। वेस्ट मतलब वेस्टर्न और यहाँ पर आइलैंड्स जो हैं उनको इस नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। पनामा इज कनेक्टेड टू नॉर्थ अमेरिका बाई वाटर चैनल। पनामा जो है, पनामा एक नहर है, कैनाल है, तो वह अपने वाटर चैनल के थ्रू जो नॉर्थ अमेरिका है उसको जोड़ने का काम करती है। इसके बाद यहाँ तक तो नॉर्थ अमेरिका को देखा, अब इसके बाद नंबर आता है साउथ अमेरिका का। तो साउथ अमेरिका इज द फोर्थ मेजर कॉन्टिनेंट। जो साउथ अमेरिका है वो चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसके बाद अंटार्कटिका जो है वो फिफ्थ है, यूरोप जो है वो सिक्स्थ है। अब अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें, मतलब जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें देखें, तो जो यूरोप है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट यहाँ माना जाता है या दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर ओवरऑल पूरी दुनिया में देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट दिखाई देता है। तो अगर पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं तो यूरोप जो है वो कॉन्टिनेंट के तौर पर सबसे स्मॉलेस्ट है, ये हमने देखा। और चूंकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में, इसलिए इसे जानते हैं, मतलब इसे किसी और नाम से भी संबोधित करते हैं और वो नाम है आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं, जानते हैं। यहाँ तक हमने आइलैंड्स के बारे में देखा। अब जो माउंटेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो आइए देख लेते हैं। माउंटेन्स क्या होते हैं? ये अर्थ की क्रस्ट पर एक उभार होते हैं और ये उभार जो अंदर के इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से क्रिएट होता है। अब देख लीजिए, द माउंटेन इज अ सेकेंड ऑर्डर रिलीफ। यह क्या है? यह सेकेंड ऑर्डर रिलीफ होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। दीज आर द हाईलैंड पार्ट्स हुज लेटरल ग्रेडियंट इज शार्प एंड पीक एरिया इज नैरो। मतलब यह जो है ये हाईलैंड पार्ट होते हैं, यह हाईलैंड पार्ट्स होते हैं जिनका कि लेटरल ग्रेडियंट काफ़ी शार्प होता है और इसके अलावा इनकी जो पीक एरिया होती है, मतलब इनका जो शिखर वाला क्षेत्र होता है वो काफ़ी नैरो होता है, सकरा होता है। कहने का मतलब ये है कि जो बेस है वो चौड़ा होता है और जो पीक एरिया होता है, शिखर होता है, वो काफ़ी सकरा होता है। इट इज़ सिमिलर इन कंपैरिजन टू एडजेसेंट एरिया आर मोर देन 1000 मीटर हाइट। मतलब यहाँ पर इसकी सिमिलरिटी जताई गई है और कितनी हाइट है, तो ये 1000 मीटर की टोटल हाइट है, इसे आपने देखा। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स देख लीजिए। माउंटेन्स के भी कई टाइप होते हैं। अब कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है इसमें फोल्ड माउंटेन। इससे पहले हमने फोल्ड्स और जो फॉल्ट होते हैं उनके बारे में देखा है। फोल्ड्स जो होते हैं वो किस वजह से उत्पन्न होते हैं? यह सब इंडोजेनिक फोर्सेस का ही नतीजा है। चाहे फोल्ड बने या फॉल्ट बने, इसके पीछे जो बनाने वाले जिम्मेदार फोर्सेस होते हैं वो कौन से हैं? इंडोजेनिक हैं, जो कि अर्थ की क्रस्ट के अंदर या अर्थ का जो इंटरनल पार्ट होता है वहाँ जन्म लेते हैं। अब ये जो फोल्ड माउंटेन होते हैं इनका फॉर्मेशन
जो कंप्रेशनल फोर्स होते हैं, मतलब इंडोजेनिक फोर्सेस में भी दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक तो तत्कालिक बल होते हैं और दूसरे जो है वो दीर्घकालिक बल होते हैं। तो जो दीर्घकालिक बल होते हैं उसमें हम ये देख रहे थे, इंडोजेनिक फोर्सेस के जो पार्ट होते हैं उसमें हम इसे ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहला पार्ट होता है जो कंप्रेसिव फोर्स होते हैं। कंप्रेसिव फोर्स ये क्या करते हैं, ये सिकोड़ने का काम करते हैं। इसमें दोनों प्लेटें जो है वो एक दूसरे की ओर मूव करती हैं, या जो तनाव बल है वो यहाँ पे ढीला हो जाता है और सिकुड़ने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में जो चट्टान की ऊपरी परत होती है, मतलब क्रस्ट का ऊपर का भाग होता है, उसमें मोड़ पड़ जाते हैं, यानी फोल्ड बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये चट्टान की ऊपर की लेयर है, रॉक का ऊपर का सरफेस है, इस पर कोई इंडोजेनिक फोर्स काम कर रहा है और वो फोर्स कैसा है, वो कंप्रेसिव फोर्स है। वो कंप्रेस कर रहा है, इसे सिकोड़ रहा है, दोनों ओर से एक ही दिशा में बल आरोपित किया जा रहा है। तो बीच की जो लेयर होगी उसमें क्या होगा, दबाव उत्पन्न होगा और उसमें ऐसे ऐसे जो वेव लाइक स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो जाएगा, फोल्ड्स पड़ जाएंगे। और ऐसे ही फॉर्मेशन होता है फोल्डेड माउंटेन्स का, यानी वलित पर्वतों का, ट्रिगर्ड बाई इंडोजेनिक फोर्सेस व्हेन द रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर फोल्डेड ड्यू टू फोर्सेस जनरेटेड विद इन द अर्थ। जो रॉक के सरफेस, अर्थ के सरफेस पर जो रॉक है वह जब फोल्ड हो जाती है, वह फोल्डेड हो जाती है, किस कारण से, यह जो फोर्सेस जनरेट होते हैं इनकी वजह से। तो ऐसा जो माउंटेन स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर जनरेट होता है। द रिजल्टेंट माउंटेन्स आर कॉल्ड फोल्ड माउंटेन्स। दीज आर द हाइएस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे ऊंचे और जो सबसे एक्सटेंसिव माउंटेन होते हैं पूरी दुनिया में उसमें ये गिने जाते हैं। मतलब जो फोल्डेड माउंटेन होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कंप्रेशनल फोर्स से होता है। अर्थ की क्रस्ट पर दोनों ओर से एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई होता है तो बीच की परत जो है वो मुड़ जाती है, उसमें फोल्ड पड़ जाते हैं, ऐसे ही बनते हैं फोल्डेड माउंटेन। इसमें इंडोजेनिक फोर्सेस का पूरा पूरा योगदान होता है और बाहर जो इसका पार्ट काम करता है वो कौन सा है, कंप्रेशनल फोर्स है। ऐसी कंडीशन में जो बनने वाले माउंटेन होते हैं वो पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट और जो मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन्स होते हैं उनकी रेंज में गिने जाते हैं। ये हमने देखा। दीज माउंटेन्स आर कैरेक्टराइज बाई more developed system of the anticline and syncline wherein folds are arranged in a wave like pattern। यहाँ पर एंटीक्लाइन और सेंकिक्लाइंस बनते हैं, ये आपने देखा था। मतलब अभिनति और अवनति का निर्माण होता है। इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो एंटीक्लाइन होता है और जो धंसा वाला पार्ट होता है नीचे की ओर वो यहाँ पे सेंकिक्लाइंस होता है। मतलब ये अपनति और अभिनति का फॉर्मेशन करते हैं और ऐसे ही वेव लाइक स्ट्रक्चर इनका जो पैटर्न है वो होता है। इन माउंटेन्स का जो शेप और साइज होता है वो कैसा होता है, ये एंटीक्लाइंस और सेंकिक्लाइंस में बटा हुआ होता है, ये हमने देखा। इसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि वेयर इन फोल्ड्स आर अरेंज इन वेव लाइक पैटर्न, ये तो देख चुके हैं। द हिमालयाज, आल्पस, यूरल, रॉकीज, एंडीज, एटलस एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। यहाँ पर अगर फोल्ड या फोल्डेड माउंटेन्स के हम एग्जाम्पल देखें तो उसमें हमारा हिमालय है, इसके अलावा आल्पस है, यूराल पर्वत है, रॉकीज की जो पूरी रेंज है वो है, इसके अलावा एंडीज पर्वत श्रृंखला है, एटलस है। एटलस जो है उसमें निर्माण कार्य अभी भी जारी है, हालांकि जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है वो हिमालय में भी चल रहा है। तो ये वलित पर्वत जो है ये पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई वाले पर्वतों में गिने जाते हैं। इनकी हाइट मैक्सिमम होती है या ये हाईएस्ट होते हैं और अपना हिमालय भी उसी रेंज में आता है। इसकी भी हाइट लगातार इंक्रीज कर रही है, ये हमने देखा। तो फोल्डेड माउंटेन इस प्रकार से बनते हैं और इसके पीछे जो जिम्मेदार बल होते हैं वो इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं। और इंडोजेनिक फोर्सेस में भी जो सबसे इसमें मुख्य योगदान देने वाले बल होते हैं वो कंप्रेशनल फोर्स होते हैं। ये कंप्रेसिव फोर्स जो अर्थ की क्रस्ट की ऊपरी लेयर होती है उसको सिकोड़ देते हैं, उसमें फोल्ड ले आ देते हैं और यही जो फोल्ड होते हैं ये वेव लाइक स्ट्रक्चर जब बना लेते हैं और इसमें जो एंटीक्लाइन और सेंकिक्लाइन है उनमें काफ़ी ऊंचाई और निचाई आ जाती है। मतलब काफ़ी ऊंचाई उसे प्राप्त हो जाती है और नीचे काफ़ी गहराई नीचे धंस जाता है जो क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार से जो फोल्डेड माउंटेन है वो बनते हैं, ये हमने देखा। अब इसके बाद जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं उनको देख लीजिए। दीज माउंटेन्स ओरिजिनेट ड्यू टू द फोर्सेज ऑफ टेंशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैलीज। अब यहाँ पर टेंशनल फोर्स अप्लाई होते हैं। जो ब्लॉक माउंटेन होते हैं उनके फॉर्मेशन में कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं, ये टेंशनल फोर्स होते हैं जो कि इन्हें बनाते हैं। अब टेंशनल फोर्स क्या करते हैं, तो वह अर्थ की क्रस्ट पर खिंचाव उत्पन्न करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि अर्थ की क्रस्ट को दबाने का प्रयास कर रहे थे, दोनों ओर से उस पर प्रेशर डाल रहे थे तो बीच में मोड़ पड़ जा रहे थे। इस प्रकार से फोल्डेड माउंटेन बने थे। लेकिन यहाँ पर जो ब्लॉक माउंटेन है ये क्या है, जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर जो फोर्स काम करता है वो भी इंडोजेनिक ही होता है, लेकिन वह दूसरी वेराइटी का होता है, उसका नेचर डिफरेंट होता है। ये टेंशनल फोर्स है, ये तनाव बल है, ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, यानी अर्थ की क्रस्ट को खींचता है। एक छोर इसने पकड़ लिया और एक छोर इसने पकड़ लिया और दोनों मिलकर यहाँ रशाकसी करने लगे, मतलब खींचतान करने लगे।
ऐसा खिंचाव उत्पन्न होता है और इसकी वजह से रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। और रिफ्ट वैलीज के दोनों साइड पर, रिफ्ट वैली नीचे बनती है, हमने रिफ्ट घाटियों के बारे में देखा है, ये काफ़ी ज़्यादा गहराई वाली भी हो सकती है। तो रिफ्ट वैली यहाँ बीच में बनी और इसके दोनों किनारों पर बनने वाले जो माउंटेन्स होते हैं वही कहलाते हैं ब्लॉक माउंटेन। तो बीच से होकर रिफ्ट वैली गुजरती है और दोनों किनारे जो खड़े होते हैं वही यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन के रूप में देखे जाते हैं, ये हमने देखा था। दीज आर आल्सो नोन एज फॉल्ट ब्लॉक्स या फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन। ये फॉल्ट पर मतलब फॉल्ट के दोनों किनारों पर बनने वाले माउंटेन होते हैं, इसलिए इन्हें फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। ऐसा क्यों? तो देख लीजिए, यहाँ पर जब बीच से मतलब मान लीजिए कोई एक सरफेस है अर्थ का, इधर से भी खिंचाव मतलब तनाव बल लगाया जा रहा है और इधर से भी तनाव बल लगाया जा रहा है, तो बीच से इसमें फॉल्ट बन सकता है, दरार उत्पन्न हो सकती है। अब उस दरार से मैग्मा आकर बाहर ऐसे ऐसे ऊंचाई तक जमा होगा, दोनों साइड में मैग्मा अंदर से बाहर आएगा और दोनों साइड में ऐसे कलेक्ट होने लगेगा, बीच में गड्ढा बनने लगेगा और गहराई वाला जो क्षेत्र होता है वो रिफ्ट वैली के रूप में डेवलप हो जाता है। और जो दोनों उठे हुए किनारे होते हैं वो यहाँ पे ब्लॉक जो माउंटेन्स हैं, ब्लॉक पर्वत हैं, उनके रूप में डेवलप हो जाते हैं। और यही कारण है कि इन्हें फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन भी कहा जाता है। बीच में फॉल्ट बनता है और उसके दोनों ओर ये खड़े रहते हैं, इस प्रकार का इनका फॉर्मेशन होता है। एज दे आर द रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग काज बाई टेंसाइल फोर्स या टेंसाइल फोर्सेस। यहाँ पर जो टेंशनल फोर्सेस होते हैं उनके वजह से या उनके रिजल्टेंट के तौर पर यह जो फॉल्ट है ये बनता है और उसी फॉल्ट से जो मैग्मा बाहर आता है उससे इनका फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सियरा नेवादा है, इसके अलावा वॉस्जेज जो रेंज है वो भी है, ब्लैक फॉरेस्ट है। ये सब जो माउंटेन है ये किस प्रकार के हैं? ये ब्लॉक माउंटेन के तौर पर देखे जाते हैं। इसके बाद एक और पर्वत है, मतलब पर्वतों की वैरायटी है, वो है डोम माउंटेन्स। अब डोम माउंटेन्स क्या होते हैं तो इन्हें भी देख लीजिए। दीज माउंटेन्स आर फॉर्म बाई मैग्नेटिक, माफ कीजिएगा मैग्मेटिक, यहाँ पे मैग्मेटिक है, मैग्नेटिक नहीं है, ये मैग्मा की वजह से होता है। तो मैग्नेटिक इंट्रूशन एंड अपरैपिंग ऑफ द क्रिस्टल सरफेस। यहाँ पर होता क्या है, यह जो माउंटेन्स हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? मैग्नेटिक जो इंट्रूशन होता है उसकी वजह से होता है और इसके अलावा जो क्रिस्टल सरफेस होता है उसकी अपरैपिंग से भी होता है। और यह सब वॉल्केनिक प्रोसेस का हिस्सा है, मतलब जब ज्वालामुखी का प्रोसेस पूरा होता है, ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो उसमें इनका निर्माण होता है, इनका फॉर्मेशन होता है। और सिंसिनाटी डोम ये कहाँ पे है? यूएसए में है। इसका एक उदाहरण लिया गया है, मतलब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर इसे दर्शाया गया है। डोम माउंटेन्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं उसे आपको देखना है। तो इसमें सिंसिनाटी डोम जो है वो यूएसए में है, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसके अलावा ब्लैक हिल्स है, बिग हॉर्न्स है, ये सब इसके अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर देखे जा सकते हैं। यहाँ लिखा भी है आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डोम माउंटेन्स। तो डोम माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? इसमें मैग्नेटिक इंट्रूशन होता है और वॉल्केनिक जो प्रोसेस होता है, वॉल्केनिक जो एक्टिविटी होती है उससे इनका निर्माण होता है। इसके बाद जो अगली वेराइटी माउंटेन्स की है वो है एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स। इसमें क्या होता है तो दीज माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लावा एंड अदर इजेक्टेड मटेरियल इन द प्रोसेस ऑफ वॉल्केनिज्म। यहाँ भी वॉल्केनिक एक्टिविटी ही होती है, जैसे डोम माउंटेन में होती है वैसे ही यहाँ भी होती है। बस फर्क ये होता है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता है, किस चीज़ का? लावा का। दीज माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लावा एंड अदर इजेक्टेड मटेरियल। सिर्फ लावा का ही नहीं बल्कि जो बाहर निकला हुआ जितना भी इजेक्टेड मटेरियल होता है, जितना भी अवसाद होता है, उन सब का यहाँ एक्यूमुलेशन होता है और ये सब वॉल्केनिक प्रोसेस है और इसी से इसका फॉर्मेशन होता है। देयरफॉर दीज आर आल्सो कॉल्ड वॉल्केनिक माउंटेन, और यही वजह है कि इसे वॉल्केनिक माउंटेन के तौर पर देखा जाता है। फ्यूजियामा ऑफ जापान एंड कोटोपैक्सी ऑफ इक्वेडोर आर इट्स एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे जो इक्वेडोर का कोटोपैक्सी है और इसके अलावा जापान का फ्यूजियामा है, ये सब क्या है? ये वॉल्केनिक माउंटेन है और इन्हीं को हम लोग एक्यूमुलेटेड माउंटेन भी कहते हैं। यहाँ होता क्या है असल में, तो आपने वॉल्केनो का जो डोम बनता है या वॉल्केनिक जो कोन बनता है उसके प्रोसेस को देखा है, सेम वही चीज़ यहाँ भी होती है। बीच में एक कैविटी होती है या होल होता है, उससे मैग्मा लगातार कुछ समय के अंतराल पर बाहर आता है और उससे जो भी इजेक्टेड मटेरियल बाहर निकलता है उसमें ऐश पार्टिकल हो सकते हैं, इसके अलावा चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, बहुत कुछ होता है। अंदर से जो भी बाहर आता है सॉलिड मटेरियल वो यहाँ आके क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है और एक ढेर सा बनने लगता है और यही ढेर ऊंचा होते होते एक कोन का रूप ले लेता है जिसमें बेस चौड़ा होता है और जो पीक होता है वहाँ नैरो स्पेस पाया जाता है। इस प्रकार की संरचना बनती है और ऐसे जो माउंटेन क्रिएट होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड माउंटेन। अब इस प्रकार का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, फ्यूजियामा है जापान का और कोटोपैक्सी है इक्वेडोर का। आगे चलते हैं, यहाँ तक हमने एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स को देखा। इसके बाद मिक्स्ड और जो कॉम्प्लेक्स माउंटेन्स होते हैं वो क्या होते हैं? हम ये माउंटेन्स की जो वैरायटी है उसको देख रहे थे। इसमें हमने ब्लॉक और जो फोल्डेड माउंटेन्स थे उनको देखा था। उसके बाद हमने एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स को देखा। उससे भी पहले हमने
जो डोम माउंटेन्स थे उनको भी देखा। डोम माउंटेन्स और जो एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स थे उनका फॉर्मेशन वॉल्केनिक एक्टिविटीज से हो रहा था। हालांकि जो ब्लॉक पर्वत होते हैं यानी ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं वह भी लावा से ही बनते हैं। जो बीच में फॉल्ट बनता है वहाँ से मैग्मा ऊपर आता है और आसपास की सतह ऊंची हो जाती है और जहाँ से मैग्मा निकल रहा होता है वो क्षेत्र जो है वो गहरा हो जाता है। उस गहराई को हम लोग रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं और जो आसपास का उठा एरिया होता है उसको हम लोग ब्लॉक पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन के तौर पर देखते हैं। तो यहाँ भी वही प्रोसेस हो रहा है। फिर इसके बाद जो अगली वेराइटी है वो है मिक्स्ड माउंटेन्स की। ये मिक्स्ड माउंटेन्स कैसे होते हैं देख लेते हैं। मिक्स्ड एंड कॉम्प्लेक्स माउंटेन्स व्हेन कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सम कॉम्प्लेक्सिटीज आर फॉर्म इन द मिक्स फॉर्म। यहाँ पर क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें बहुत तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है और इस वजह से ये जो मिक्स्ड माउंटेन है या जो कॉम्प्लेक्स माउंटेन है इनका फॉर्मेशन होता है। होता क्या है, इसमें जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें कई तरह की जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वो क्रिएट होती है, कठिनाइयाँ आती हैं, बाधाएं खड़ी होती हैं और इस प्रकार से इन पर्वतों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सियरा नेवादा ऑफ यूएसए और इसके अलावा एनाकोंडा रेंज, ये सब जो है ये बेहतरीन एग्जाम्पल है मिक्स्ड जो माउंटेन सीरीज होती हैं या माउंटेन रेंजेस होती हैं उनका। इसके बाद जो रिलिक्ट माउंटेन्स होते हैं उनको भी देख लीजिए। दीज आर फॉर्म फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माउंटेन्स। ये जो माउंटेन्स हैं इनका फॉर्मेशन जो पहले से बने हुए पर्वत हैं उन्हीं के द्वारा होता है। विच आर लोवर्ड और रिड्यूस बाई एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन सच एज रनिंग वाटर, आइस एंड विंड्स। यहाँ पर क्या होता है, जो पहले से बने हुए पर्वत हैं उस पर जितने भी अपर्दनकारी बल हैं वो काम करते हैं। आपने एक्सोजेनिक जब फोर्सेस का नाम सुना था तो उसमें ये सब बल आते हैं। जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो क्या करते हैं, इंडोजेनिक के द्वारा जितनी भी उबड़ खाबड़ चीज़ें बनाई जाती हैं उसको प्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये समतल बनाने वाले बल होते हैं। और इंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, ये अंदर से आते हैं और ऊपर जो अर्थ की क्रस्ट होती है उस पर ऊंची नीची संरचना बना देते हैं। मतलब कहीं माउंटेन बन जाते हैं, कहीं खाइयाँ बन जाती हैं, इस प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। तो ये जो रिलिक्ट माउंटेन्स होते हैं इनका फॉर्मेशन भी ऐसे ही होता है। मतलब जो पहले से बने हुए माउंटेन्स हैं उनके अंदर अपर्दन का या उसके क्षरण का प्रोसेस होता है। और प्रोसेस कैसे होता है, या तो हिमानी के द्वारा होता है, मतलब आइस वाली जो चीज़ें होती हैं उनके द्वारा होता है, या फिर रनिंग वाटर के द्वारा होता है, बहते हुए पानी के द्वारा, या फिर जो हवाएं हैं उनके द्वारा भी इरोजन और जो डेनुडेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर होता है। और इससे उसकी बहुत सारी जो परतें हैं या बहुत सारा जो उसका पार्टिकल जो मैटर है वो वहाँ से बह जाता है, अपनी जगह को छोड़ देता है और दूसरे जगह जाकर इकट्ठा होने लगता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पर्वत है उनका स्वरूप ही बदल जाता है। पहले से बने हुए माउंटेन रेंजेस जो है वहाँ पर कुछ डेनुडेशन का प्रोसेस होता है और ये जो एजेंट है जिसमें कि आइस है, विंड है और रनिंग वाटर है, ये उसके शेप और स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। और इस प्रकार से बनने वाले जो माउंटेन्स हैं इनको हम रेसिडुअल माउंटेन्स कहते हैं। ये रेसिडुअल माउंटेन्स कहलाते हैं, जैसे कि विंध्यास मतलब विंध्य पर्वत श्रृंखला है, इसके अलावा सतपुड़ा है, अरावली है, ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, पारसनाथ है। ये सब अपने देश के जो एग्जाम्पल हैं इनको हम यहाँ लेते हैं। ये हमने देखा। तो कुल मिलाकर हमने माउंटेन्स की बहुत सारी वेराइटीज़ को देखा, जिसमें कि एक्यूमुलेटेड था, मिक्स्ड माउंटेन्स थे, इसके अलावा रिलिक्ट माउंटेन्स थे, इसके अतिरिक्त और भी हैं, डोम माउंटेन्स है, ब्लॉक माउंटेन्स है, और उससे भी पहले हमने शुरुआत में एकदम जो फोल्डेड माउंटेन्स थे उनके बारे में देखा था। ये सब देखने के बाद अब जो अगला इसमें टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड ऑफ देयर ओरिजिन। ये जो माउंटेन्स हैं इन्हें इनके ओरिजिन के पीरियड को बेस बनाकर क्लासिफाइड कर दिया जाए, इनका क्लासिफिकेशन कर दिया जाए। तो हमने पीछे इराज और पीरियड्स को देख रखा है, उसी के आधार पर इन पर्वतों को बांट दिया जाता है। सबसे पहला है प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स। जो प्री कैम्ब्रियन काल में बने हुए माउंटेन्स थे उनको यहाँ पे पहले नंबर पर रखा गया है, यहीं से शुरुआत होती है। दीज आर द मोस्ट एंशियंट माउंटेन्स। यह जो है ये सबसे पुराने या प्राचीन पर्वत माने जाते हैं, बट ड्यू टू एक्सेसिव वेदरिंग एंड इरोजन दे आर पार्शियली फाउंड। लेकिन समय का जो चक्र होता है वो बीतता जाता है और उसके साथ एक जो एक्सेसिव वेदरिंग होती है या इरोजन का प्रोसेस होता है उसकी वजह से इनका जो साइज़ है वो छोटा होता जाता है, इसमें अपर्दन की क्रिया होती है और ये घिस जाते हैं, ये पूरी तरह से मौसम के द्वारा रगड़ दिए जाते हैं और इनका जो पार्शियल पार्ट है वही बचा होता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि दे आर पार्शियली फाउंड। यह आंशिक तौर पर पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि इनका जो पूरा मूल अवस्था थी वो हमें दिखाई देती है। इतना युग बीत जाने के बाद, इतने पीरियड्स बीत जाने के बाद इनका छोटा सा पार्ट बचा हुआ है या छोटे छोटे हिस्से ही बचे रहते हैं जिन्हें कि हम पार्शियल पार्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स होते हैं, ये सबसे पुराने हैं, मोस्ट एंशियंट माउंटेन्स हैं और जो वेदरिंग का या इरोजन का प्रोसेस होता है उसके थ्रू
इनका जो पार्शियल स्ट्रक्चर है वही शेष बचता है, उसी को हम देखते हैं। अब देख लीजिए, माउंटेन्स ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड लॉरेंशियन माउंटेन्स ऑफ यूएसए। जो लॉरेंशियन माउंटेन्स हैं यूएसए में वो इसी समय के बने हुए हैं। इसके अलावा एल्गोमन माउंटेन्स, इसके अलावा किरेनियन माउंटेन, अरावली माउंटेन, अरावली जो माउंटेन रेंज है पूरी, अरावली की पर्वत श्रृंखला है, वो सब इसी में आती है। अपने देश में अरावली जो है वो किस तरह का है, ये प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों में या जो माउंटेन्स है उसमें आता है, और ये आधा से कम ही बचा हुआ है, मतलब इसका पार्शियल पार्ट ही हमें दिखाई देता है। ये पूरा का पूरा समय के साथ साथ और जो इरोजन का प्रोसेस होता है उसके साथ साथ घिस चुका है, छोटा हो चुका है। अपर्दन की क्रिया द्वारा इसका बहुत सारा पार्ट दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुका है, डिस्प्लेस्ड हो चुका है, ये हम देखते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन माउंटेन में हमने देखा कि ये सबसे ओल्डेस्ट होते हैं, एंशियंट होते हैं। इसके बाद कैलिडोनियन जो माउंटेन है उनको देख लीजिए। तो दीज आर माउंटेन्स फार्म ड्यूरिंग सिल्यूरियन एंड डेवोनियन पीरियड ऑफ पैलाजोइक इरा। जो पैलाजोइक इरा थी उसमें जो सिल्यूरियन और डेवोनियन पीरियड था, इसके बारे में हमने पीछे देखा है। तो उस समय इन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ था, इन्हें हम कैलिडोनियन माउंटेन्स कहते हैं। और दीज आर नेम्ड आफ्टर एंशियंट कैलिडोनियन माउंटेन्स ऑफ स्कॉटलैंड। और इनका नाम जो है ये एंशियंट जो कैलिडोनियन माउंटेन्स है स्कॉटलैंड का, उसके नाम के आधार पर रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि पहली चीज़ तो इन माउंटेन्स का फॉर्मेशन कब हुआ, इन माउंटेन्स का फॉर्मेशन पैलाजोइक इरा में हुआ था, और पैलाजोइक इरा में भी सिल्यूरियन और डेवोनियन पीरियड जो था उसमें इनका फॉर्मेशन होता है। और इनका नाम जो एंशियंट कैलिडोनियन माउंटेन है स्कॉटलैंड का, उसके नाम के आधार पर रखा जाता है। इसी प्रकार से टैकोनिया माउंटेन, माउंटेन्स ऑफ स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड स्कैंडिनेविया, ये इस प्रकार से नाम रखा जाता है। विंध्याचल है, इसके अलावा महादेव है, सतपुड़ा है, मतलब सतपुड़ा रेंज जो है वो इसी प्रकार के माउंटेन में आती है, मतलब इसी प्रकार के पर्वतों के एग्जाम्पल के तौर पर उसे देखा जाता है। तो ये हमने देखा कैलिडोनियन माउंटेन के बारे में। यहाँ टाइम पीरियड के आधार पर इनका डिवीजन किया जा रहा है। इससे पहले वाला जो हमने देखा वो प्री कैम्ब्रियन था, तो नाम से स्पष्ट है कि ये प्री कैम्ब्रियन जो समय था, पीरियड था, उस समय इनका फॉर्मेशन हुआ था, ये सबसे एंशियंट टाइप के हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं कैलिडोनियन माउंटेन। इनका फॉर्मेशन सिल्यूरियन और डेवोनियन पीरियड में हुआ है, मतलब जो पैलेजोइक इरा थी उसमें हुआ है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि माउंटेन ऑफ स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड स्कैंडिनेविया, इसके अलावा विंध्याचल, महादेव, सतपुड़ा की जो रेंज है वो सब इसमें आती है। अब जो अगला हिस्सा है वो है हर्निशियन माउंटेन्स, माफ कीजिएगा हर्शिनियन माउंटेन्स इन द लास्ट स्टेज ऑफ पैलेजोइक इरा। इनका जो फॉर्मेशन है वो कब और कैसे होता है ये बताने की कोशिश की गई है। तो जो हर्शिनियन माउंटेन्स है इसमें कहा गया है कि इन द लास्ट स्टेज ऑफ पैलेजोइक इरा माउंटेन्स ओरिजिनेटेड इन द पर्मियन एंड कार्बोनिफेरस पीरियड्स। जो माउंटेन्स पर्मियन और कार्बोनिफेरस पीरियड में यहाँ पर ओरिजिनेट हुए, यानी जिनका जन्म हुआ, वो इस रेंज में आते हैं। द माउंटेन्स ऑफ दिस पीरियड आर नेम्ड आफ्टर द हार्ज माउंटेन ऑफ जर्मनी। यहाँ पर जर्मनी के जो हार्ज पर्वत है उसके नाम पर इनका नाम रख दिया गया है और इसे हर्शिनियन माउंटेन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्पेनिश जो मेसेटा है ये वाला माउंटेन, इसके अलावा साउथ वेल्स का जो हिस्सा है वहाँ पर पेरिस बेसिन है, और राइन मास जो है वो वॉस्टेज, अल्ताई, सियान और बैकाल आर्क्स जो है वो एप्लेशियन, ये सब जो माउंटेन रेंजेस या माउंटेन के पार्ट्स हैं वो इसी सीरीज में आते हैं, मतलब हर्शिनियन माउंटेन्स की ही रेंजेस में आते हैं। अब इनका फॉर्मेशन कब हुआ है, तो ये पैलेजोइक इरा का जो लास्ट वाला टाइम पीरियड था उसमें ये जनरेट हुए हैं, इनका फॉर्मेशन हुआ है। और उसमें भी अगर हम पीरियड के तौर पर देखें, ये तो इरा थी, पीरियड के तौर पर देखें तो पर्मियन और कार्बोनिफेरस जो पीरियड था उसमें ये पूरी तरह से ओरिजिनेट हुए थे, ये हमने देखा। और इनका नाम कैसे रखा गया है, ये जो जर्मनी का हॉर्ज पर्वत है उसके नाम पे इनका नाम हर्शिनियन रख दिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं एल्पाइन माउंटेन्स को। तो दे आर आल्सो कॉल्ड एज टर्शियरी माउंटेन्स। इन्हें टर्शियरी माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है, एज दे वर फॉर्म इन टर्शियरी इरा। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका फॉर्मेशन टर्शियरी इरा में हुआ था। द माउंटेन्स फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड आर कॉल्ड एल्पाइन आफ्टर द आल्पस माउंटेन्स ऑफ यूरोप। यूरोप का जो आल्पस माउंटेन रेंज है पूरी, मतलब आल्पस की पर्वत श्रृंखला है, उसके नाम के आधार पर इसका नाम एल्पाइन रखा गया। मतलब इस समय के जो पर्वत चोटियाँ थी या पर्वत के नमूने थे उनको एल्पाइन माउंटेन्स के नाम से जाना गया। अल्पाइन नाम क्यों रखा गया, ये आल्पस पर्वत के नाम से पड़ा हुआ है। एज अ रिजल्ट ऑफ एल्पाइन माउंटेन बिल्डिंग, हाई एंड एक्सटेंसिव फोल्डेड माउंटेन्स वर फॉर्म इन एवरी कॉन्टिनेंट। इस समय जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हो रहा था, माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ लगातार चलती हैं, ये हमने देखा है पीछे, अलग अलग प्रकार की कैलिडोनियन हलचलें हैं, आर्मीशियन हलचलें हैं।
इस प्रकार की हलचलें ये लगातार चलती हैं और इनसे माउंटेन का मेकिंग का जो प्रोसेस है वो लगातार होता रहता है। तो ये जो माउंटेन्स हैं, मतलब इस प्रकार की जो माउंटेन रेंजेस हैं, यह बहुत तेज़ी से बनती हैं और इसमें हाई और एक्सटेंसिव जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। इस समय जो बनने वाले पर्वत थे वो किस प्रकार के थे? इनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी और ये फोल्डेड माउंटेन्स थे, वलित पर्वत थे। इसे हम यहाँ देख सकते हैं। वर फार्म इन एवरी कॉन्टिनेंट, और इनका फॉर्मेशन लगभग हर महाद्वीप में अलग अलग तरीकों से हुआ। एंड द प्री एग्जिस्टिंग एंशियंट माउंटेन्स वर फर्दर राइज इन हाइट, और इस समय जो पहले से बने हुए पुराने माउंटेन्स थे, मतलब जो पहले के एंशियंट माउंटेन्स थे, उनमें भी राइज आ जाता है, वह भी ऊंचे हो जाते हैं। दे आर आइसोस्टेटिकली अनस्टेबल एरिया, और इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं यह पूरी तरह से अस्थिर क्षेत्रों में गिने जाते हैं। यह क्षेत्र स्थायी नहीं होता। जहाँ पर माउंटेन्स की हाइट लगातार इंक्रीज हो रही हो, यानी अर्थ की क्रस्ट के नीचे बहुत भयंकर हलचल चल रही हो, वो एरिया स्टेबल कैसे हो सकता है? यहाँ आप उसे स्टेबल नहीं कह सकते। और इस वजह से एज राइजिंग ऑफ माउंटेन्स कंटिन्यूअस इवन टुडे, जो माउंटेन्स में जो राइजिंग का प्रोसेस है, ऊंचा होने की जो प्रक्रिया है, वो अभी भी चल रही है। इसका मतलब क्या है? प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स अभी भी जारी हैं, अंदर हलचलें चल रही हैं। इससे टेक्टोनिक प्लेट्स का डिवीजन और सेपरेशन हो रहा है। इसके अलावा वलित पर्वतों का या जो भी पर्वत है उनका फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन होने के साथ साथ उनकी जो हाइट है वो बढ़ रही है, उसमें वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस समय के जो पर्वत हैं, यानी अल्पाइन माउंटेन्स के एग्जाम्पल के तौर पे आप रॉकीज को देख सकते हैं, एंडीज को देख सकते हैं, आल्पस है, अराकान योमा है, काराकोरम है, ये सब इसी का एग्जाम्पल देखा जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जियोसेंक्लाइंस। अब जियोसेंक्लाइंस क्या होते हैं? तो यह भी एक प्रकार का स्ट्रक्चर है। कैसा? तो जियोसेंक्लाइंस आर लॉन्ग, नैरो एंड स्वालो वाटर डिस्प्रेशन। ये जो है ये लॉन्ग, नैरो और स्वालो मतलब लंबे होते हैं, सकरे होते हैं, और यहाँ पर जो जल क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? स्वालो होता है, यानी उथला होता है। इस प्रकार का ये क्षेत्र होते हैं और इन्हें कैरेक्टराइज किया जाता है बाय सेडिमेंटेशन एंड सब्सिडेंस। जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है और जो सब्सिडेंस का प्रोसेस होता है उसके द्वारा इनका जो कैरेक्टराइजेशन है वो कैसे करते हैं? इनमें नीचे छेपड़ की घटना होती है और धंसाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार से ये जो जियोसेंक्लाइंस है इनका फॉर्मेशन होता है और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? यहाँ पर वाटर का मतलब ये स्वालो वाटर वाला एरिया होते हैं, यहाँ डिप्रेशन वाली चीज़ दिखाई देती है, मतलब नीचे की ओर धंसाव होता है, और ये क्षेत्र काफ़ी लंबे, पतले और उथले होते हैं, मतलब इनमें सकरापन पाया जाता है। ये लंबे होते हैं और इनमें उथलापन भी पाया जाता है, गहराई काफ़ी कम होती है। जियोसेंक्लाइंस आर क्लोजली रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। ये जो जियोसेंक्लाइंस होते हैं यह पूरी तरह से या करीबी रूप से संबंधित होते हैं किस चीज़ से? माउंटेन मेकिंग का या माउंटेन बिल्डिंग का जो प्रोसेस होता है उससे। हेंस दे आर कॉल्ड, इसलिए इन्हें कहा जाता है क्रेडल्स ऑफ द माउंटेन्स बाय कोबेर। कोबेर के द्वारा इन्हें माउंटेन्स का क्रेडल कहा जाता है। यहाँ पर ये नाम इन्हें दिया गया है, इसलिए दिया गया है क्योंकि ये माउंटेन मेकिंग प्रोसेस से बहुत गहराई से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, गहराई से जुड़े होते हैं। तो ये जियोसेंक्लाइंस असल में एक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर जो पानी वाला एरिया होता है वो काफ़ी उथला होता है और ये क्षेत्र काफ़ी सकरे होते हैं। और देख लीजिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसेंक्लाइंस केम इनटू क्लोज रिलेशन टू द फोल्ड माउंटेन्स। जो फोल्डेड माउंटेन होते हैं उसी के बनने के प्रोसेस से इनका भी कॉन्सेप्ट बाहर आता है। ये जो जियोसेंक्लाइंस होते हैं ये कैसे बनते हैं? इनका फॉर्मेशन जो वलित पर्वत होते हैं, फोल्डेड माउंटेन होते हैं, उन्हीं के बनने के प्रोसेस में छिपा होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं इसे। हॉग नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और उसके बाद कोबेर आते हैं, हॉग नाम के जो जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ सबके सामने रखा और उन्होंने ही बताया कि जो जियोसेंक्लाइंस होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ये वलित पर्वतों के बनने के दौरान ही डेवलप होते हैं या विकसित होते हैं। अब इसके बाद कोबेर आते हैं और वो क्या कहते हैं? तो कोबेर गेव द जियोसेंक्लाइनल थ्योरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग एंड टोल्ड दैट द हिमालयाज आर फॉर्म ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड इन द टेथिस जियोसेंक्लाइंस। ये जो जियोसेंक्लाइंस होते हैं इसमें से एक का उदाहरण यहाँ कोबेर ने उठाया और ये था टेथिस, जिसे कि हम टेथिस जल संधियाँ कहते हैं या टेथिस जल सागर के नाम से जानते हैं। यह उथली जल संधि थी, यानी उथला अर्थात स्वालो क्षेत्र था, और ये क्या था? जियोसेंक्लाइंस था। और इसी के अंदर जब उभार उत्पन्न हुआ, मतलब इसमें जब वलन पड़ गए, हुआ क्या? बीच में एक पतली सी जल संधि थी, एक तरफ यूरेशियन प्लेट थी और एक तरफ इंडियन प्लेट थी। अब बीच में जब इसके दबाव पड़ता है, कंप्रेशनल फोर्स यहाँ अप्लाई होता है, तो यहाँ पर वलन पड़ जाते हैं, फोल्ड पड़ जाते हैं,
और यही जो फोल्ड है ये समय के साथ साथ जब इसमें जो इंक्लाइंस और सेंक्लाइंस है वो काफ़ी ऊंचे और नीचे हो जाते हैं, मतलब धंसाव और उभार बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है, तो ऐसे में माउंटेन्स का बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है और यहाँ पर बनती है हिमालय की पूरी रेंज, जो कि आज हम देखते हैं खड़े रूप में। तो जहाँ हिमालय है वहाँ एक समय क्या था, टेथिस नाम का एक जियोसेंक्लाइन था, मतलब एक जल संधि थी जो कि काफ़ी उथली थी और समय के साथ साथ उसमें फोल्ड पड़ जाते हैं और फोल्ड पड़ने की वजह से वो ऊपर उठ जाती है। ये हम यहाँ देखते हैं। तो ये प्रोसेस यहाँ एक्सप्लेन करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम कोबेर था, और इससे भी पहले जो हॉग थे उन्होंने ये बता दिया था कि इनका संबंध यानी जियोसेंक्लाइंस जो है इनका संबंध सीधा सीधा जो फोल्डेड माउंटेन है उनसे है। तो दोनों ही साइंटिस्ट या दोनों ही जो जियोग्राफिकल एक्सपर्ट थे वो अपने आप में सही थे, दोनों के कॉन्सेप्ट यहाँ सही थे। बस ये बात है कि हॉग ने आधी व्याख्या की थी और कोबेर ने उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल के साथ। ये हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ तक हमने फोल्डेड माउंटेन का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखा और इसके अलावा जो जियोसेंक्लाइंस है उसके बारे में भी देखा। अब इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है प्लेटू का, यानी पठारों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो ये प्लेटू होते क्या है? इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिलीफ ऑन द अर्थ एंड एक्सटेंड ओवर अ थर्ड ऑफ द अर्थ सरफेस। यह सेकेंड ऑर्डर रिलीफ होती है अर्थ के सरफेस पर, और यह थर्ड ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब इनका जो प्रसार है, एक्सटेंशन है, वो कितना है? अर्थ के सरफेस पर 1/3 है। द प्लेटू इज अ हाईलैंड विथ वन ऑफ इट्स स्लोप हाइयर देन सराउंडिंग एरिया। मतलब प्लेटू जो होते हैं वो एक प्रकार का हाईलैंड होते हैं और इनका जो कोई एक स्लोप होता है वो आसपास के एरिया की तुलना में ऊंचा होता है, मतलब जो आसपास का सराउंडिंग एरिया होता है उसकी तुलना में ये थोड़े से ऊंचे होते हैं। तो कुल मिलाकर यह भी ऊंचे क्षेत्र ही होते हैं, मतलब हाईलैंड एरिया ही होते हैं। इनकी ऊंचाई आसपास की जमीन से ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी जो पीक होती है वो उतनी नैरो नहीं होती जितनी कि माउंटेन्स की होती है। हमने देखा कि माउंटेन्स वाला जो पोर्शन था उसमें पीक का जो एरिया था, मतलब ऊपर वाला जो शिखर वाला पोर्शन था, एपेक्स था इसका, वो काफ़ी नैरो था। लेकिन यहाँ पर वैसी सिचुएशन नहीं पाई जाती है। इसकी पीक जो है वो एक प्लेन के रूप में पाई जाती है, ऊपर भी एक समतल होता है, लेकिन आसपास की जमीन की तुलना में इनकी ऊंचाई, इनकी जो हाइट है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये होते हैं प्लेटू। अब इनका भी क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटूज देख लीजिए। इसमें जो पहली वेराइटी है वो है इंटर माउंटेन प्लेटू, इसके बाद पीडमोंट प्लेटू है, डोम शेप प्लेटू है। ये प्लेटू की वेराइटी है, जैसे हमने माउंटेन की वेराइटी देखी थी वैसे ही ये प्लेटूज है। इसके बाद कॉन्टिनेंटल प्लेटू, इसके बाद और भी वेराइटी है जैसे वॉल्केनिक प्लेटू। ये कुल मिलाकर 5 प्रकार के वॉल्केनिक प्लेटू तक हमें देखना है, और सबसे पहले इसमें आएगा जो इंटर माउंटेन प्लेटू है वो। दीज प्लेटूज आर सराउंडेड बाई हिल्स और माउंटेन्स फ्रॉम ऑल साइड। इसमें क्या होता है, जो प्लेटूज होते हैं, इस प्रकार के जो प्लेटू बनते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? उनका जो आसपास का क्षेत्र होता है वो हिल्स और माउंटेन्स के द्वारा कवर होता है या घिरा होता है, ये चारों ओर से उनके द्वारा सराउंडेड होते हैं। दीज प्लेटूज आर मोस्ट एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स एमंग द अदर प्लेटूज। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अदर प्लेटूज की तुलना में ज़्यादा एक्सटेंसिव और कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बोलिवियन प्लेटू, इसके अलावा पेरूवियन प्लेटू, एशिया माइनर का जो प्लेटू है, और कोलंबियन प्लेटू, मैक्सिकन प्लेटू, तिब्बतियन प्लेटू, ये सब इसके बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। ये हमने जो इंटर माउंटेन प्लेटू थे उनके बारे में देखा। इसमें होता क्या है, बीच में प्लेटू यानी पठार होता है और आसपास का जो क्षेत्र होता है वो उसकी तुलना में ऊंचा होता है। इस प्रकार का क्षेत्र होता है, मतलब ऊंचे ऊंचे पर्वतों से ये घिरे रहते हैं। इस प्रकार से जो सराउंडिंग एरिया होता है वो कहलाता है इंटर माउंटेन प्लेटू। इसके बाद जो दूसरी वेराइटी है वो है पीडमोंट प्लेटू। तो पीडमोंट प्लेटू क्या होते हैं आइए देख लेते हैं। प्लेटू फार्म एट द फुट हिल ऑफ एक्सटेंसिव माउंटेन्स इज कॉल्ड पीडमोंट प्लेटू। इनका जो फॉर्मेशन है वो एक्सटेंसिव माउंटेन्स के फुट हिल पर होता है, विच इज सराउंडेड बाई माउंटेन रेंजेस वन साइड बाई प्लेन और ओशियन ऑन द अदर साइड। इसमें होता क्या है, इससे पहले वाले प्लेटू में हमने देखा कि चारों ओर से माउंटेन रेंजेस से ये घिरे होते हैं, इसमें एग्जाम्पल भी हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर जो पीडमोंट प्लेटू होते हैं यह एक तरफ से ओशियन या प्लेन के द्वारा घिरे होते हैं, मतलब इनके एक तरफ ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स होते हैं। मान लीजिए ये प्लेटू है, एक तरफ ऐसे ऊंचा पर्वत है और दूसरी तरफ या तो प्लेन एरिया है, मतलब प्लेन है, समतल मैदान है, या फिर ओशियन का पार्ट है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। इस प्रकार से बीच का जो क्षेत्र होता है ये पठारी भाग, ये कहलाता है पीडमोंट प्लेटू। ये इस प्रकार से जनरेट होते हैं। इनमें फर्क क्या होता है, चारों तरफ से माउंटेन रेंजेस नहीं होती हैं। माउंटेन्स या माउंटेन रेंजेस जो है वो एक तरफ पाई जाती है और दूसरी तरफ का जो एरिया है वो कंप्लीट वाटर वाला पोर्शन होता है, या फिर वहां पर प्लेन्स पाए जाते हैं। अगला जो वेराइटी है वो है डोम शेप प्लेटू, यानी गुंबद के आकार के जो पठार होते हैं उनके बारे में देखना है। तो दीज प्लेटूज आर फॉर्म व्हेन द
लैंड मास इज अपलिफ्ट इन सच ए मैनर दैट द मिडिल पोर्शन हैज बीन राइज्ड एंड द साइड बिकम राउंडेड। इसमें होता क्या है, जो जमीन होती है उसमें अपलिफ्ट का प्रोसेस होता है और जो लैंड मास है वो अपलिफ्टेड हो जाता है। अब अपलिफ्टेड कैसे होता है, जो मिडिल पोर्शन है वो उठ जाता है और आसपास का जो एरिया है, जो उसकी साइड्स होती हैं किनारे वाली, वो राउंडेड हो जाती है, गोल आकार की हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो जो छोटा नागपुर का प्लेटू है वो इसी प्रकार का है। इसके अलावा ओजार प्लेटू है और रामगढ़ प्लेटू है, ये सब इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर कुछ और नहीं होता। डोम का मतलब क्या होता है, गुंबद। गुंबद आपने देखा होगा, गुंबद में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्लेटो की भी संरचना ऐसी ही होती है। आसपास का जो प्लेन एरिया होता है या आसपास का जो कम ऊंचा क्षेत्र होता है वो यहाँ पे राउंड शेप ले लेता है और बीच की जमीन ऊपर उठ जाती है। तो एक गुंबद जैसी संरचना यहाँ बनती है, इसीलिए इस प्लेटो को कहते हैं डोम शेप्ड प्लेटू, मतलब डोम के आकार का, डोम के शेप का प्लेटू। इसके बाद जो चौथी वेराइटी है वो है कॉन्टिनेंटल प्लेटू। यहाँ तक तो हमने डोम शेप्ड जो प्लेटू थे उनको देखा। अब इसके बाद जो कॉन्टिनेंटल प्लेटू है इनको देख लीजिए। तो दीज आर वेरी एक्सटेंसिव प्लेटूज एंड आर जनरली अवे फ्रॉम द माउंटेनियस एरिया। यह जो प्लेटू है यह माउंटेनियस एरिया से अवे होते हैं, यानी दूर होते हैं। बट आर सराउंडेड बाई ओशियनिक कोस्ट और प्लेन्स, लेकिन यह चारों ओर से घिरे होते हैं। अब किस चीज से घिरे होते हैं, तो या तो चारों ओर से समुद्र होता है, समुद्र के किनारे द्वारा ये घिरे होते हैं, या फिर चारों ओर से मैदानी क्षेत्र होता है। मतलब ये वाले जो प्लेटू होते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेटू, ये माउंटेनियस जो एरिया होता है वहां पर नहीं पाए जाते। ये कहाँ पाए जाते हैं, या तो ये प्लेन्स में पाए जाएंगे जहाँ मैदानी क्षेत्र होते हैं वहां पाए जाएंगे, या फिर जो ओशियनिक कोस्ट होती है वहां पे पाए जाएंगे। मतलब इनके सराउंडिंग चारों ओर से या तो ओशियनिक कोस्ट होंगी और नहीं तो जो प्लेन्स होंगे वो होंगे, और बीच में ये उभरा क्षेत्र होगा जिसको कि हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेटू। इतना हमने देखा। और देख लीजिए इसके बारे में, दीज आर आल्सो कॉल्ड शील्ड। इन्हें शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका एक और नाम है, इसको जानते रहिएगा, इन्हें शील्ड के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है। वैसे इनका जो पॉपुलर नेम है वो क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेटू है। ये कैसे होते हैं, तो ये माउंटेनियस एरिया में नहीं जनरेट होते हैं। मतलब इनका जो प्राय ओरिजिन है वो माउंटेनियस एरिया में नहीं होता है। इनका फार्मेशन कहाँ होता है, ये प्लेन्स में या तो जन्म लेते हैं या फिर ओशियनिक जो कोस्ट होती है वहाँ पे इनका फार्मेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप साइबेरियन शील्ड को देख लीजिए। इसके अलावा जो बाल्टिक शील्ड है उसको देख लीजिए, जो बाल्टिक शील्ड है उसको देख लीजिए। लॉरेंशियन या जो कैनेडियन शील्ड है उसको देख लीजिए। ब्रांजीलियन जो शील्ड है उसको देख लीजिए। ये सब जो शील्ड है इनका फार्मेशन जो माउंटेनियस एरिया है उससे दूर हटके होता है। प्रायः ये उससे दूर रहते हैं और ऐसे एरिया में इनका निर्माण होता है जहाँ पर या तो प्लेन होता है या फिर जो ओशियनिक कोस्ट है वो होती है। इसमें हमने एग्जाम्पल देखा, जैसे साइबेरियन शील्ड थी, इसके अलावा बाल्टिक शील्ड, लॉरेंशियन और कनेडियन जो मतलब लॉरेंशियन या कनेडियन जो शील्ड है वो, इसके अलावा ब्राजीलियन जो शील्ड है वो इसमें आती थी। अब सबसे पांचवा और अंतिम प्रकार जो प्लेटू का है वो है वॉल्केनिक प्लेटू। ये ज्वालामुखी से जुड़े हुए हैं। वॉल्केनिक जो एक्टिविटी होती है उससे इनका जुड़ाव है। दीज प्लेटूज आर फॉर्म ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ थिक लेयर ऑफ बेसाल्टिक लावा। यहाँ पर जो बेसाल्टिक लावा है उसकी मोटी परत के जमने से ये जो प्लेटूज हैं इनका फॉर्मेशन होता है। मतलब वॉल्केनिक प्लेटू कैसे बनते हैं, बेसाल्ट वाला जो लावा होता है, मतलब बेसाल्टिक लावा जो होता है उसकी मोटी मोटी परतें जब किसी स्थान पर इकट्ठी होने लगती हैं, जमा होने लगती हैं, तो वो क्षेत्र अपेक्षाकृत आसपास के स्थानों की तुलना में ऊंचा हो जाता है, हाईलैंड में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रकार से बनते हैं वॉल्केनिक प्लेटू। फिशर्स इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज इज द मेन कॉज ऑफ द मेन कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्लेटू। यहाँ पर क्या होता है, जो फिशर इरप्शन होता है यानी दरारी उद्भेदन होता है। कहने का मतलब ये है, आपने देखा था जो टेंशनल फोर्स होते हैं वो किसी प्लेट को बीच से तोड़ देते हैं, उसमें फाल्ट बन जाता है और ये जो फाल्ट बनता है यहाँ से मैग्मा बाहर निकलकर जो क्रस्ट है उस पर फैलने लगता है। हमने ब्लॉक पर्वत का निर्माण देखा था और जो रिफ्ट वैली बनती है उनके बारे में भी देखा था। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो वॉल्केनिक प्लेटू है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें जो बेसाल्टिक लावा है उसकी कई लेयर जब एक स्थान पर इकट्ठी होकर एक हाईलैंड का फॉर्मेशन करती हैं तो वो जो प्लेटू बनता है उसको हम लोग वॉल्केनिक प्लेटू कहते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि इनका फॉर्मेशन मतलब इनके फॉर्मेशन का जो मुख्य कारण है, मेन कॉज है, वो क्या है, जो फिशर इरप्शन होता है वो मतलब दरारी उद्भेदन। तो यहाँ पर दरार बनती है, फॉल्ट बनता है और वहां से जो इरप्शन होता है वही इसके पीछे मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल है। ये हमने देखा। एग्जाम्पल के तौर पे आप दक्कन के पठार को ले सकते हैं, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अपने देश का। इसके अलावा जो कोलंबियन प्लेटू है वो भी इसका एग्जाम्पल है। दक्कन का जो पठार है वो ऐसे ही बना है, उसकी जो ऊपरी परत है उसका निर्माण ऐसे ही हुआ है और वहाँ जो ब्लैक सॉयल पाई जाती है उसका भी रीजन यही है। यहाँ तक हमने प्लेटूज की वेराइटी को देखा। हमने कुल मिलाकर 5 प्रकार के 5 टाइप्स के जो प्लेटूज हैं उनको देखा। ये क्लासिफिकेशन था। पहले इंटर माउंटेन प्लेटू था, इसके अलावा पीडमोंट था,
फिर डोम शेप्ड था, फिर कॉन्टिनेंटल था, और पांचवा और अंतिम था वॉल्केनिक प्लेटू। इसके बाद जो अगली हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ प्लेटूज ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन। जो इरोजन की साइकिल होती है उसको अगर हम बेस बनाएं तो यहाँ पर प्लेटूज को कई टाइप में हम बांट सकते हैं, मतलब इनकी अलग अलग अवस्था होती है, उम्र होती है। इरोजन का जो इनका प्रोसेस होता है, मतलब अपर्दन की जो क्रिया होती है, उसके आधार पर इनकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। जहाँ इरोजन का प्रोसेस तगड़ा होता है, मतलब प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई दे रहा होता है या ज़्यादा उससे क्षति हो रही होती है, वो प्लेटू पुराने होते हैं, बूढ़े होते हैं। और जो अपेक्षाकृत कम इरोजन के शिकार होते हैं उनकी उम्र नई होती है। तो उसी आधार पर अवस्था के लिहाज से इन्हें बांट दिया गया है। सबसे पहली वेराइटी है यंग प्लेटू, इसके बाद है मैच्योर प्लेटू, और थर्ड वेराइटी है ओल्ड प्लेटू, और अंतिम में रेजुनेटेड प्लेटू है। तो इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए जो यंग प्लेटू है उनको। इन दीज प्लेटूज रिवर फ्रॉम द डीप एंड नैरो वैलीज थ्रू वर्टिकल इरोजन एंड दे जनरली बॉर्डर्ड बाई escarpment where erosional activities are highly active। यहाँ पर होता क्या है, जो यंग प्लेटू होते हैं, इन दीज प्लेटू, इस प्रकार के जो प्लेटूज होते हैं उसमें रिवर्स, जो नदियाँ होती हैं उनके द्वारा इरोजन का प्रोसेस होता है। रिवर्स फ्रॉम डीप एंड नैरो वैलीज, नदियाँ जो है वो गहरी और सकरी घाटियों से होकर बहती हैं, और यहाँ पर जो इरोजन का प्रोसेस होता है वो वर्टिकल होता है। इस प्रकार का जो प्रोसेस है ये वर्टिकल होता है। वेयर इरोजनल एक्टिविटीज आर हाईली एक्टिव, और यहाँ पर जो अपर्दन की क्रियाएं होती हैं वो बहुत तेज होती हैं, मतलब उनमें सक्रियता ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कोलोराडो का जो प्लेटू है और जो इडाहो का प्लेटू है या आइडाहो का प्लेटू है, इसे आप देख लीजिए। ये दोनों ही अच्छे एग्जाम्पल हैं यंग प्लेटू के। यंग प्लेटू में क्या आपने देखा कि जो रिवर्स होती हैं वो जो डीप और नैरो वैलीज होती हैं उनसे होकर फ्लो करती हैं, बहती हैं, और उनका जो बहने का प्रोसेस है उसमें इरोजन होता है, और ये इरोजन कैसा होता है, वर्टिकल होता है, और वर्टिकल इरोजन बहुत तेज गति से होता है इन प्लेटूज में। इस प्रकार के एग्जाम्पल के तौर पे कोलोराडो और जो आइडाहो का प्लेटू था उसको हमने देखा। अब जो मैच्योर प्लेटू है उनको देख लीजिए। ये तो यंग थे, यंग में थोड़ा इरोजन का प्रोसेस तेज था, लेकिन इनमें अभी पर्याप्त मात्रा में क्षति या जो कमी है वो नहीं आती है, क्योंकि अभी ये बने रहते हैं ताजा तरीन। इसके बाद जो मैच्योर है उनको देख लीजिए। दीज आर फार्म व्हेन द, इनका फॉर्मेशन तब होता है जब प्लेटूज आर सो ग्रेटली डिसेक्टेड दैट देयर सरफेस बिकम हाईली corrugated, undulating and uneven and the surface dominated by pointed peaks। यहाँ पर क्या होता है, these are form, इनका जो फॉर्मेशन है वो तब होता है जब प्लेटूज, जो प्लेटू है वो ग्रेटली डिसेक्टेड होते हैं और इनका जो सरफेस होता है वो काफ़ी हाईली corrugated होता है, इसके अलावा अनड्यूलेटिंग होता है और अनइवन होता है। कहने का मतलब ये है कि काफ़ी उबड़ खाबड़ होता है, उसमें ऊंच नीच जो ढाल है वो पाया जाता है, समतल अवस्था नहीं होती है। एंड द सरफेस डोमिनेटेड बाय पॉइंटेड पीक, और जो सरफेस होता है वो पॉइंटेड पीक के थ्रू डोमिनेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपलेशियन प्लेटू को देख लीजिए जो कि यूएसए का है, और ये हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ये असल में मैच्योर प्लेटू का उदाहरण है। मैच्योर प्लेटू असल में क्या होते हैं, ये इनका फॉर्मेशन तब होता है जब जो प्लेटू का सरफेस होता है वो ग्रेटली डिसेक्टेड होता है और इसके सरफेस पर हाईली जो कैरोगेटेड और अनड्यूलेटिंग, इसके अलावा अनइवन मूवमेंट्स पाए जाते हैं और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मतलब इसका जो सरफेस होता है वो पूरी तरह से अनइवन होता है और इस वजह से इनका फॉर्मेशन होता है और इसमें सरफेस डोमिनेटेड बाई पॉइंटेड पीक्स, ये वाला प्रोसेस पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपलेशियन प्लेटू को देख सकते हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो आप देख रहे हैं वो है ओल्ड प्लेटू, और ओल्ड प्लेटू में क्या होता है, नाम से स्पष्ट है ये पुराना है। तो दीज आर फॉर्म ड्यू टू प्रोलॉन्ग इरोजन ऑफ मैच्योर प्लेटू। यहाँ पर जो ओल्ड प्लेटू है इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, जो मैच्योर प्लेटू है उसमें जब इरोजन का प्रोसेस होता है, लंबे समय तक जब इरोजन का प्रोसेस होता है तो इससे जो ओल्ड प्लेटू है इनका फॉर्मेशन होता है। द पीक्स आर सो, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे वाला, द पीक्स आर सो डेन्यूडेड दैट दे आर eliminated and the plateau has been transformed into पेनी प्लेन्स। यहाँ पर जो प्लेटू है वो किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो पेनी प्लेन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप रांची प्लेटू को देख सकते हैं। इसमें असल में क्या होता है, जो मैच्योर प्लेटू था उसमें और ज़्यादा अपर्दन की क्रिया होती है। हमने देखा कि जो यंग प्लेटू था उसमें अपर्दन का प्रोसेस यानी इरोजन का जो प्रोसेस था वो काफ़ी तेज था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मैच्योर की ओर, तो मैच्योर में थोड़ा धीमा तो प्रोसेस होता है लेकिन वहाँ पर इरोजन बहुत ज़्यादा हो गया रहता है। अब यहाँ जो ओल्ड प्लेटू है या जो मैच्योर प्लेटू है उसमें इरोजन के द्वारा बने हुए हैं। मतलब जो मैच्योर प्लेटू होते हैं वो जब घिस जाते हैं तो उससे जो ओल्ड प्लेटू है उनका फॉर्मेशन होता है और इनकी जो पीक्स होती हैं वो काफ़ी डेन्यूडेड होती हैं
और दे आर एलिमिनेटेड एंड द प्लेटू हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म इनटू पेनी प्लेन्स। अब यहाँ पे इनका जो प्लेटू का फॉर्मेशन है वो किस रूप में हो जाता है, पेनी प्लेन्स के रूप में हो जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं रांची का जो प्लेटू है उसको। अब चौथी और अंतिम अवस्था जो प्लेटूज की है वो यहाँ पे दी हुई है, रेजुविनेटेड प्लेटू। ये जो प्लेटूज होते हैं इसमें जो ओल्ड प्लेटू होते हैं उनमें उनके अंदर अपलिफ्टिंग का प्रोसेस हो जाता है। यहाँ तक तो हमने देखा कि इरोजन हो रहा है, यानी जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं वो काम कर रहे हैं। इंडोजेनिक फोर्सेस के द्वारा जो उबड़ खाबड़ उत्पन्न हुआ है, अपलिफ्टिंग और डाउन लिफ्टिंग जो हुई है उसके द्वारा जो भी कुछ हुआ है उसको प्लेन करने का काम ये जो एक्सट्रोजेनिक या एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं ये करते हैं। और यह जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं ये यहाँ पर काम करना बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंडोजेनिक फोर्सेस एक बार फिर से हाजिर हो जाते हैं और ये बनाते हैं इन प्लेटूज को जिनका नाम है रेजोनेटेड प्लेटू। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, दीज आर फॉर्म ड्यू टू अपलिफ्टमेंट ऑफ एन ओल्ड प्लेटू। इनका जो फॉर्मेशन है वो एक पुराने प्लेटू में जब उभार उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्लेटू एक बार बन गया तो उसके नीचे की जो मूवमेंट है वो बंद हो जाएगी। टोटली जो अर्थ के अंदर का जो हलचल वहाँ पर है वो रुक नहीं जाएगा, उसमें अभी भी मूवमेंट्स चल रहे हैं। तो कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि वो सतह एक बार फिर से ऊपर उठे, क्योंकि वलन तो एक बार फिर से पड़ सकते हैं, जो फोल्ड है वो एक बार फिर से बन सकते हैं, या जितने भी प्रोसेस जिसकी वजह से वो प्लेटू पहले बना था वो फिर से एक बार नीचे हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। तो वही चीज़ है, इसी वजह से इन प्लेटूज का फॉर्मेशन होता है। मतलब एक बार फिर से जो ओल्ड प्लेटू होते हैं वहाँ फिर से जब उभार बनने लगता है, फिर से एक बार वहाँ पे अपलिफ्टमेंट होने लगता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेजुविनेटेड प्लेटू। एग्जाम्पल के तौर पे आप मिसौरी का जो प्लेटू है उसको देख सकते हैं। मिसौरी का जो प्लेटू है वो इसका अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा पेटलैंड प्लेटू है। ये सब बढ़िया उदाहरण के तौर पर देखे जाते हैं। अब पूरी दुनिया में जो मेजर प्लेटूज हैं उसे आप देख लीजिए। अब इसमें लेफ्ट साइड में प्लेटू का नाम लिखा है और इसकी लोकेशन जो है वो राइट साइड में दी हुई है। टेबल आपके सामने है। एशिया माइनर में टर्की, मतलब एशिया माइनर वाला जो प्लेटू है वो टर्की में है। इसके अलावा एंटोलिना है, ये टर्की में है। मेसेटा है, मेसेटा कहाँ पे है, ये आइबेरियन पेनिसुला में है। आइबेरियन पेनिसुला मतलब स्पेन की बात की जा रही है। इसके बाद और भी प्लेटू हैं, जैसे चियापास है। चियापास कहाँ है, ये साउथ मैक्सिको में है। इसके अलावा अलास्का या यूकॉन है, ये यूएसए में है। कोलंबियन प्लेटू है, ये भी यूएसए में है। ग्रेट बेसिन प्लेटू है, ये भी यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये सारे हैं। इसके अलावा कोलोराडो को आप जानते ही हैं, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है, यानी यूनाइटेड स्टेट में है। ग्रीनलैंड प्लेटू, ये ग्रीनलैंड आइलैंड में है, इसमें नाम से क्लियर हो जा रहा है। तो इस प्रकार के जो प्लेटू हैं ये पूरे वर्ल्ड में मेजर प्लेटूज के तौर पे देखे जाते हैं। इन्हें मुख्य पठारों के तौर पर देखा जाता है। कौन कौन से हैं, एशिया माइनर का है, इसके अलावा एनाटोलिया का है, मेसेटा का है। एनाटोलिया वाला कहाँ पे है, इसे अनातोलिया भी कहा जाता है, ये तुर्की में है, टर्की में है या तुर्की में है। इसके बाद एशिया माइनर वाला प्लेटू है, ये भी तुर्की में है। मेसेटा वाला प्लेटू ये आइबेरियन पेनिसुला में है, यानी स्पेन में। इसके बाद इधर आपने चियापास को देखा, ये साउथ मैक्सिको में है। इसके बाद अलास्का या यूकॉन वाला प्लेटू जो है ये वाला कोलंबियन, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो, ये सब जो है ये यूएसए में है। और ग्रीनलैंड वाला प्लेटू, ये ग्रीनलैंड आइलैंड जो है, द्वीप है, वहाँ पर है। इतना हमने देख लिया। अब इसके बाद जो अगला इसमें टॉपिक है या जो अगली हेडिंग है वो है प्लेन्स। हमने पठारों के बारे में देखा, उससे पहले हमने माउंटेन्स के बारे में देखा था। तो हम क्रमशः नीचे जा रहे हैं, जो उच्चावच है उसमें हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे ऊंचे कौन थे, माउंटेन्स थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऊंचाई के मामले में प्लेटूज आते हैं। प्लेटूज के बाद जो तीसरे नंबर के क्षेत्र होते हैं या तीसरे नंबर का उच्चावच होता है उसको हम लोग प्लेन्स के नाम से जानते हैं। प्लेन के बाद तब नीचे का तराई क्षेत्र आएगा और उसके बाद जो कोस्टल एरिया है वो आ जाएगा। तो प्लेन्स होते क्या है, प्लेन्स आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द रिलीफ फीचर्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। यहाँ पर जो प्लेन्स होते हैं वह सिंपलेस्ट ऑफ द, मतलब ये सबसे सरल होते हैं या सबसे सरलतम रूप होते हैं किसमें, जितने भी रिलीफ फीचर्स होते हैं सेकेंड ऑर्डर में। सेकेंड ऑर्डर के जितने भी रिलीफ फीचर हैं उसमें ये सबसे सरलतम रूप कहे जाते हैं, जिन्हें कि हम प्लेन्स कहते हैं। दीज आर फ्लैट एरियाज विथ लो हाइट। यह फ्लैट एरिया होते हैं यानी समतल क्षेत्र होते हैं जिनकी हाइट काफ़ी लो होती है। ड्यू टू द वेरी जेंटल स्लोप, यहाँ पर जो स्लोप होता है वो काफ़ी धीमा होता है, जेंटल होता है। और इन प्लेन्स की बात की जा रही है। द स्प्रेड ऑफ रिवर्स गेट रिड्यूस्ड। अब यहाँ पर जो नदियों का प्रसार है वो धीमा हो जाता है, मतलब नदियों की जो स्पीड है, प्रसार तो यहाँ बढ़ जाता है। देखिए स्प्रेडिंग का जो प्रोसेस है वो तो बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ बात की जा रही है स्पीड की, तो नदियों की जो रफ्तार है वो कम हो जाती है। जब नदियाँ पहाड़ में से जन्म लेती हैं, मतलब पर्वत के अंदर से उनका उद्गम होता है या ग्लेशियर से निकलती हैं, पहाड़ी नदियों की बात हो रही है, तो वो पहाड़ से जब नीचे उतरती हैं तो वहाँ स्लोप बहुत तेज होता है और तेज स्लोप होने की वजह से वो बहुत रफ्तार में चलती है, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है।
लेकिन जब वो प्लेन्स में आ जाती हैं, मैदानों में जाकर उतर जाती हैं, तो यहाँ का जो ढाल है वो बहुत जेंटल होता है, बहुत धीमा होता है, और इस वजह से उनके फ्लो में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, उनकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है। हालांकि जो उनका स्प्रेडिंग है वो बढ़ जाता है, वो काफ़ी दूर तक फैल कर बहती हैं, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बढ़ जाती हैं, शाखाएं बढ़ जाती हैं। ये हमने देखा। तो यहाँ पर हम प्लेन्स की जो डिफिनीशन है उसको देख रहे थे। अब इन प्लेन्स की भी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, इनके भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। तो कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उसको देख लेते हैं। इसमें डायस्ट्रॉपिक प्लेन्स हैं, इसके बाद पेनी प्लेन्स हैं जिनके बारे में हमने ऊपर देखा था, वो वहाँ पे पेनिसुला जो प्लेटू थे उसमें इनका फॉर्मेशन हो रहा था। इसके बाद ग्लेशियल प्लेन्स हैं, मतलब हमने सबसे पहली जो वैरायटी देखी थी वो है डायस्ट्रॉपिक, इसके बाद जो पेनी प्लेन्स है वो है, फिर ग्लेशियल प्लेन्स है। ग्लेशियल प्लेन्स के बाद जो कार्स्ट प्लेन है वो है इसमें। ये सब प्लेन्स की वैरायटी है। एलुवियल प्लेन्स है, लोएस प्लेन्स है, लावा प्लेन्स है। लावा प्लेन्स यहाँ भी आ गए, लावा माउंटेन को हमने देखा था, अब यहाँ पे लावा प्लेन्स आ गए। तो इतनी वैरायटी के यहाँ पर प्लेन्स हैं। उसके बाद तब हम डेजर्ट वाले टॉपिक को देखेंगे। लेकिन ये जो प्लेन का क्लासिफिकेशन है इसको हम लोग अगले वाले वीडियो में रखते हैं। यहाँ पर हमने प्लेन्स की डिफिनीशन को देखा और हमने देखा कि इनका जो ढाल है, इनका जो स्लोप है वो काफ़ी जेंटल होता है, जिसकी वजह से यहाँ आकर नदियों की रफ्तार धीमी हो जाती है, रिवर्स की जो स्पीड है वो रिड्यूस कर जाती है और वो धीमी गति से कई शाखाओं में फैल कर बहती है। इतना जानने के बाद इसका जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।